Hello everyone and I welcome you all to my channel Karya Glow, and Karya Glow is always happy to help you in your competitive exams. So as you already know that कि हम लोगों ने DSSB 2022 का PRT स्पेशल सीरीज़ चलाया था, जिसके अंदर आपको साइकोलॉजी की जितनी भी सीरीज़ हैं, जो भी आपको टॉपिक्स हैं वो मिल रहे होंगे। तो अभी जो टॉपिक चल रहा है वो है साइकोलॉजी। तो हम मेनली साइकोलॉजी से डील कर रहे हैं, यानी कि अभी हम उसका डेफिनेशन जैसे कि हमने देख लिया है। उसके बाद हमने वो एक नेचुरल साइंस है, फिर उसके बाद वो एक सोशल साइंस भी है, ये सब चीज़ें हमने देखी। और आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। इससे पहले आपको एक रिवीजन वीडियो भी मिल गया होगा, जो पिछली क्लासेस का रिवीजन था, वो भी आप देख लेना। तभी आप आगे बढ़ना, आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। और ये ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी में हम डील करने वाले हैं कि साइकोलॉजी से निकली हुई कौन कौन सी ब्रांचेस है। जैसे कि कॉग्निटिव आप पढ़ेंगे, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी आप पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सोशल साइकोलॉजी भी पढ़ेंगे, और ऐसे करके बहुत सारी ब्रांचेस हैं। तो वो हम इस टॉपिक में देखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक और चीज़ मैं बता देती हूँ कि अगर आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की सीडीपी सेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये पर्टिकुलर सीरीज़ आपको हेल्प करेगी। और ये जितनी भी क्लासेस हैं ना, अभी शुरुआत की जितनी भी क्लासेस हैं, ये आपका फाउंडेशन सेट करने में हेल्प करेंगी। एटलीस्ट 2 हफ्ते ये जितनी भी क्लासेस आपको मिल रही हैं, मतलब वीक में 3 डेज जो भी मिल रही हैं, तो ये जो भी 6-7 क्लासेस होंगी, ये आपका फाउंडेशन सेट करने में हेल्प करेंगी। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ऑल राइट, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सारी चीज़ों का रिवीजन कर लिया था। अब हम पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, कि साइकोलॉजी की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। क्योंकि साइकोलॉजी जो है ना, वो बहुत सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है। सो वेरियस फील्ड्स ऑफ स्पेशलाइजेशन इन साइकोलॉजी, मतलब साइकोलॉजी को जब आप पढ़ते हो तो वो साइकोलॉजी जो है बाकी और भी बहुत सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जैसे कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी। ऐसे करके और भी सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स इन द सेंस कि ऐसे और भी ब्रांचेस हैं, जैसे बायोलॉजिकल फिलोसफी साइकोलॉजी है। उसके बाद डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है, जो कि बहुत ज़रूरी है और इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा भी जाता है। इसके ऊपर एक चैप्टर भी है जिसे हम कहते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसे हम चाइल्ड डेवलपमेंट कहते हैं। क्योंकि जो साइकोलॉजी है ना, वो मोस्टली पहले चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करता था, लेकिन आज के टाइम पे एडल्ट और ओल्ड एज के बारे में भी बात होती है। तो सबसे पहले हम लोग ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी के अंदर कॉग्निटिव साइकोलॉजी पढ़ेंगे। सो कॉग्निशन अब तक तो पता चल ही चुका होगा कि कॉग्निशन किससे रिलेटेड होता है। सो कॉग्निशन इज रिलेटेड टू मेंटल प्रोसेसेस, विच मीन्स कि आपका कॉग्निशन कितना है, आप कितना चीज़ों को समझ पा रहे हो, आपकी कितनी मेमोरीज जो हैं वो बन पा रही हैं, स्टोर हो पा रही हैं, कितना आप रिसीव कर पा रहे हो, कितने अटेंटिव हो, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। तो हमें हमारे सामने कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम उसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे करते हैं? कॉग्निशन से करते हैं, दिमाग का इस्तेमाल करके करते हैं, राइट। सो कॉग्निटिव साइकोलॉजी इन्वेस्टिगेट मेंटल प्रोसेसेस। सो जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी होती है, विच इज़ अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी साइकोलॉजी की ही एक ब्रांच है, क्योंकि उसमें बहुत सारे स्पेशलाइजेशन है, तो एक कॉग्निशन भी है। सो कॉग्निटिव साइकोलॉजी हमेशा मेंटल प्रोसेसेस से डील करती है, यानी कि मेंटल प्रोसेसेस को समझती है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, कैसे हम चीज़ों को एक्वायर करते हैं। सो एक्वायर मीन्स एक्वाजिशन, एक्वाजिशन ऑफ नॉलेज हो सकता है, एक्वाजिशन ऑफ लैंग्वेज हो सकता है, कुछ भी, कि कैसे हम चीज़ों को एक्वायर करते हैं, अपने दिमाग में स्टोर करते हैं, चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं ऑफ इन्फॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम द इन्वायरमेंट। यहाँ पे इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट नहीं है कि जहाँ पे सूरज चांद सितारे वगैरह ये देखने को मिलेंगे, बट इन्वायरमेंट मीन्स व्हाट, जिस परिपेक्ष में आप हैं, जिस इन्वायरमेंट में आप हैं, मतलब जैसा इन्वायरमेंट आपको दिया जा रहा है वहाँ से भी हमें कुछ इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं। जैसे कि अपने बड़ों से कुछ इन्फॉर्मेशन मिलना, राइट, तो उनसे कोई चीज़ सीखना, तो रिसीव फ्रॉम द इन्वायरमेंट का ये मतलब है। अलॉन्ग विद इट्स यूज़ एंड कम्युनिकेशन, हम चीज़ों को कैसे समझते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। द मेजर कॉग्निटिव प्रोसेसेस आर अटेंशन, सबसे इंपॉर्टेंट है अटेंशन, कि हम अटेंटिव कैसे होते हैं, कैसे एक जगह पे हमारा ध्यान लग जाता है। परसेप्शन, कैसे हम चीज़ों को परसीव करते हैं, ये चीज़ हमने गेस्टोल्टिज्म में पढ़ी थी। जो गेस्टोल्ट वाद है, या जो गेस्टोल्टिज्म है, उसके अंदर हम चीज़ों को उसके अंदर हम चीज़ों को क्या करते हैं, परसीव ही तो कर रहे थे, कि एक इमेज है, उस इमेज में आपको कुछ और भी दिख सकता है और कुछ और भी दिख सकता है। तो कैसे हम चीज़ों को परसीव करते हैं, कैसे मेमोरी बनती है, कैसे रीजनिंग करते हैं हम लोग, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, डिसीजन बनाते हैं, और लैंग्वेज कैसे एक्वायर की जाती है। सो ये सब कुछ कॉग्निशन के अंदर आता है। नेक्स्ट थिंग, इन ऑर्डर टू स्टडी दीज कॉग्निटिव प्रोसेसेस, अगर आपको ये सारे कॉग्निटिव प्रोसेसेस पढ़ने हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर, सो साइकोलॉजिस्ट कंडक्ट एक्सपेरिमेंट। तो ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे कि हम ऑलरेडी इस चीज़ को पढ़
चुके हैं कि विलियम वुंट ने लिप्जिग जर्मनी में एक एक्सपेरिमेंट के लिए लेबोरेटरी खोली थी, राइट। सो वहाँ पे एक्सपेरिमेंट होते थे। सो वैसे ही कॉग्निशन साइकोलॉजी के अंदर भी साइकोलॉजिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स करे, वो भी लेबोरेटरी सेटिंग में एक्सपेरिमेंट्स करे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि सम ऑफ देम ऑल्सो फॉलो एन इकोलॉजिकल अप्रोच। कुछ कुछ लोगों ने, कुछ कुछ साइकोलॉजिस्ट ने इकोलॉजिकल अप्रोच अपनाई। इकोलॉजी का मतलब क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। इकोलॉजी का मतलब भी होता है एनवायरनमेंट, यानी कि आप अपने एनवायरनमेंट से क्या सीख रहे हैं। एन अप्रोच विच फोकसेस ऑन द एनवायरमेंटल फैक्टर टू स्टडी कॉग्निटिव प्रोसेसेस इन अ नेचुरल सेटिंग, यानी कि आपका दिमाग किस तरीके से कैसे काम कर रहा है, आपको कैसा परिवेश मिला हुआ है, उस हिसाब से स्टडी करता है। सो कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट ऑफन कोलैबोरेट विद न्यूरो साइंटिस्ट एंड कंप्यूटर साइंटिस्ट। तो जो आपके कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट है ना, उनका कहीं ना कहीं कोलैबोरेशन है न्यूरो साइंटिस्ट के साथ। न्यूरो साइंटिस्ट वो होते हैं ना जो न्यूरॉन्स की स्टडी करते हैं, और न्यूरॉन्स कहाँ पर होते हैं, हमारे ब्रेन में। तो ब्रेन मैसेजेस कैसे पहुँचाता है एक जगह से दूसरी जगह पर, यानी कि बॉडी के मतलब ब्रेन से बॉडी के अलग अलग पार्ट में मैसेजेस कौन पहुँचाते हैं, ये न्यूरॉन्स पहुँचाते हैं, जो कि लाखों हज़ारों में होते हैं। और इन्हीं से मिलकर के बनती है नर्व्स, इन्हीं से मिलकर के नर्व्स बनती है। तो कहने का मतलब है कि हम कैसे चीज़ों को समझ पा रहे हैं, हम कैसे अटेंशन गेन कर पा रहे हैं, हम कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, हम कैसे डिसीजन को बना रहे हैं, कैसे लैंग्वेज को एक्वायर कर रहे हैं, कैसे हम चीज़ों को परसीव कर रहे हैं, ये सब कुछ कॉग्निटिव साइकोलॉजी का पार्ट है। अब आगे यहाँ पर है बायोलॉजिकल साइकोलॉजी। सो बायोलॉजिकल का मतलब है जो कहाँ से जुड़ी हो, आपके ब्रेन से। मतलब इसमें मोर फोकस जो होता है ना वो ब्रेन पर होता है, साथ साथ पूरे नर्वस सिस्टम पर होता है। नर्वस सिस्टम का मतलब है, ब्रेन का मतलब देखो, नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ही, लेकिन साथ में बहुत सारी नर्व्स होती हैं, उनका भी स्टडी आपको बायोलॉजिकल साइकोलॉजी में करना होगा। सो यहाँ पे लिखा है बायोलॉजिकल साइकोलॉजी फोकसेस ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन बिहेवियर एंड द फिजिकल सिस्टम, यानी कि आप कैसे बिहेव कर रहे हो। अब जैसा आपका दिमाग, जैसा आपका माइंड काम करेगा, जैसा आपका ब्रेन फंक्शन करेगा, उस तरह का आप काम करोगे, मतलब उस तरह से आप बिहेव करोगे। सो यहाँ पे बायोलॉजिकल साइकोलॉजी जो है उसके अंदर ब्रेन को पढ़ा जाता है, एंड रेस्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, पूरा जो नर्वस सिस्टम है उसे पढ़ा जाता है, साथ में जो भी इम्यून सिस्टम है उसको भी। अब इम्यून सिस्टम को भी एक चीज़ देख लेते हैं कि क्या होता है कि एक फॉल्स टैबलेट होती है, एक फॉल्स टैबलेट होती है। तो जो फॉल्स टैबलेट होती है उसको हम कहते हैं प्लेसिबो, इसे हम प्लेसिबो कहते हैं। ये एक शुगर पिल होती है, बेसिकली एक शुगर पिल होती है। तो ये क्या होता है ना कि कभी कभी जो इंसान है वो मेंटली फिट नहीं है, इसलिए वो फिजिकली फिट नहीं हो पाता। कहने का मतलब है कि उसके दिमाग में ये चलता रहता है कि मैं बीमार हूँ, तो उसे लगता है कि वो सच में बीमार है और वो रिकवर नहीं हो पाता, फिजिकली रिकवर नहीं हो पाता। इसलिए उसको ये समझाने के लिए कि तुम फिजिकल रिकवर हो जाओगे, उसको टैबलेट दी जाती है जो कि बेसिकली मीठी टैबलेट्स होती हैं, शुगर पिल्स होती हैं। मतलब उससे वो ठीक नहीं होगा, लेकिन इस दवाई को लेने से उसे लगेगा कि मैं दवाई ले रहा हूँ तो मैं ठीक हो जाऊँगा, तो वो अपने आप ठीक होने लग जाता है। यानी कि ये सब कुछ कहाँ से रिलेटेड है, आपके ब्रेन से रिलेटेड है। जैसा आपके ब्रेन को कहा जाएगा कि आप ऐसा सोचो, वैसा वो सोचेगा। कहने का मतलब है कि उसके ब्रेन ने इस चीज़ को समझ लिया, इस चीज़ को, या उसके माइंड ने इस चीज़ को समझ लिया कि एक तरीके से मुझे ये टैबलेट्स मिल रही तो मैं ठीक हो जाऊंगा, तो उसका असर इम्यून सिस्टम पे पड़ा। इसलिए बायोलॉजिकल साइकोलॉजी के अंदर आपके ब्रेन को स्टडी किया जाता है, आपके नर्वस सिस्टम को स्टडी किया जाता है, आपके पूरे इम्यून सिस्टम को, आपके जेनेटिक्स को, कि आपके अंदर कौन कौन से जीन्स हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके अंदर कुछ ऐसे जीन्स आ गए हों जिसकी वजह से आपको कोई आगे चल के प्रॉब्लम हो सके, उसे हम कह सकते हैं फॉल्टी जीन्स। कहीं ऐसा ना हो कि आपके अंदर कुछ फॉल्टी जीन्स आ गई हों जिसकी वजह से आपको कुछ साइकोटिक या ऐसा कुछ डिसऑर्डर हो जाए। तो इसलिए ये ब्रेन के फंक्शंस वगैरह इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं। बायोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट ऑफन कोलैबोरेट विद न्यूरो साइंटिस्ट, क्योंकि न्यूरॉन का मामला है तो न्यूरो साइंटिस्ट, जूलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट इन सब से जुड़ के काम करते हैं। न्यूरो साइकोलॉजी हैज़ इमर्ज एज अ फील्ड ऑफ रिसर्च वेयर साइकोलॉजिस्ट एंड न्यूरो साइंटिस्ट आर वर्किंग टुगेदर। सो न्यूरो साइकोलॉजी भी एक और ब्रांच है जिसके अंदर साइकोलॉजिस्ट प्लस न्यूरो साइंटिस्ट साथ में मिलकर के काम करते हैं। अब ब्रेन को समझना एक बहुत ही बड़ा काम है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो हम ब्रेन को समझेंगे कैसे। सो यहाँ लिखा है रिसर्चर्स आर स्टडिंग द रोल ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर। न्यूरो ट्रांसमीटर का मतलब है वो न्यूरॉन्स जो आपके मैसेजेस को ट्रांसफ़र करे, वो भी पूरी बॉडी में। बहुत ही सिंपल लॉजिक है इसका। न्यूरो ट्रांसमीटर्स यानी कि कुछ केमिकल सब्सटेंसेज होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल, ये हम चैप्टर 3 के अंदर पढ़ेंगे, जो 11th क्लास का चैप्टर 3 है उसमें भी ये है, और बाकी वैसे भी पढ़ना ही है, थोड़ा बहुत यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। सो
केमिकल सब्सटेंसेस रिस्पॉन्सिबल हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूरल कम्युनिकेशन। ये न्यूरल कम्युनिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। न्यूरो ट्रांसमीटर आपके मैसेजेस को पहुंचाते हैं इन डिफरेंट एरियाज ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स में, एंड देयरफॉर इज इन एसोसिएटेड मेंटल फंक्शंस, इसलिए ये मेंटल फंक्शन से रिलेटेड है। सो बेसिकली बायोलॉजिकल साइकोलॉजी के अंदर ब्रेन का स्टडी किया जाता है, नर्वस सिस्टम का स्टडी किया जाता है, इम्यून सिस्टम, जेनेटिक्स वगैरह सबका स्टडी किया जाता है। अब इनका स्टडी होता कैसे है, तो इसके भी कुछ तरीके हैं, कुछ टेक्निक्स हैं। सो दे डू रिसर्च ऑन पीपल। दूसरी बात की, लोगों पे रिसर्च तो करते हैं, लेकिन दो तरह के लोगों पे रिसर्च करते हैं। एक जिनका ब्रेन नॉर्मल फंक्शनिंग कर रहा है, और वो जिनका ब्रेन डैमेज्ड है, यानी कि उनके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाए या फिर कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ हो जिसमें उनका ब्रेन डैमेज हो गया हो, कुछ भी हो सकता है। सो दोनों का स्टडी किया जाता है कि जिनका ब्रेन डैमेज है वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, और जिनका ब्रेन डैमेज नहीं है, जो नॉर्मल फंक्शनिंग पर है, उनका ब्रेन कैसे काम करता है। बाय फॉलोइंग एडवांस टेक्निक्स लाइक ईईजी, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और ईईजी का मतलब क्या होता है, एन इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, ये होता है। उसके बाद फंक्शनल एमआरआई यानी कि फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये होता है। और हम पढ़ेंगे पीईटी, दैट इज पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, जिसको पीईटी कहते हैं, पेट। सो विच इज सिमिलर टू एमआरआई, ये एमआरआई से सिमिलर होता है, एमआरआई के सिमिलर होता है। इसके अंदर स्कैन किया जाता है, एक स्कैनिंग मेथड है दैट एनेबल साइकोलॉजिस्ट एंड डॉक्टर्स टू स्टडी द ब्रेन, सो दैट आप ब्रेन को समझ पाओ विदाउट सर्जरी। मतलब बिना सर्जरी के ये इंसान को ऐसे उसका ब्रेन जो है वो स्कैन कर लिया जाता है, ये बिल्कुल एमआरआई के जैसा है। सो अभी तक हमने क्या समझा कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर हम कॉग्निशन, कि हम चीज़ों को कैसे अटेन करते हैं, कैसे हम एक्वायर करते हैं, चाहे वो लैंग्वेज हो, कैसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, कैसे डिसीजन मेक करते हैं, कैसे हमें लैंग्वेज समझ में आती है, कैसे हम चीज़ों को परसीव करते हैं। तो ये सब कुछ कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर पढ़ा जाता है। वैसे ही बायोलॉजिकल साइकोलॉजी के अंदर हम ब्रेन का स्टडी करते हैं, पूरा नर्वस सिस्टम समझते हैं, और सर्जरी बिना सर्जरी किए भी ब्रेन के फंक्शनिंग को हम समझ सकते हैं, वो भी एमआरआई से, मतलब एफएमआरआई से, पीईटी से, और ईईजी करके भी हम समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट है डेवलपमेंट साइकोलॉजी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट साइकोलॉजी इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको पूरा डेवलपमेंट बताता है ऑफ अ चाइल्ड और अ पर्सन। या तो किसी पूरे चाइल्ड का डेवलपमेंट बताएगा कि बच्चों का विकास कैसे होता है, या फिर हम पूरे मनुष्य का, जो पीपल है, उनका विकास कैसे होता है। सो यहाँ पे स्पेसिफिकली हम चाइल्ड साइकोलॉजी या कुछ ऐसा चाइल्ड डेवलपमेंट की इधर अभी बात नहीं कर रही है। डेवलपमेंट साइकोलॉजी ओवरऑल की बात करता है, लेकिन पहले चाइल्ड डेवलपमेंट को इंपॉर्टेंस दी जाती थी। सो स्टडीज़ द फिजिकल, यानी कि डेवलपमेंट साइकोलॉजी क्या पढ़ता है, स्टडी करता है फिजिकल यानी कि शारीरिक, सोशल यानी कि सामाजिक, एंड साइकोलॉजिकल यानी कि मनोवैज्ञानिक, जितने भी चेंजेस आए हैं दैट अकर एट डिफरेंट एजेस एंड स्टेजेस ओवर अ लाइफ स्पैन। सो कहने का मतलब है कि हमारी ज़िंदगी में बहुत चेंजेस आते हैं। हम शारीरिक रूप में चेंज होते हैं, यानी कि हमारा हाइट, वेट जो भी है ये सब चेंज होता है, राइट। और हम दिखने में भी थोड़े से बदल जाते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं। सोशल यानी कि पहले हम किसी से बातचीत नहीं करते थे मान लीजिए, लेकिन धीरे धीरे हम लोगों से बातचीत करने लगे हैं, तो समाज में रह कर के हमारे अंदर चेंजेस आए। फिर कुछ मनोवैज्ञानिक तौर पर चेंज आते हैं, जैसे पहले हमारी समझ चीज़ों को लेकर थोड़ी कम हुआ करती थी, अब हम थोड़े से मैच्योर हो गए, जो धीरे धीरे टाइम के साथ अनफोल्ड होंगे। ये चीज़ें ना टाइम के साथ अनफोल्ड होती हैं, राइट। सो डिफरेंट डिफरेंट एजेस में या डिफरेंट स्टेजेस में लाइफ स्पैन में, पूरा फ्रॉम कॉन्सेप्शन टू ओल्ड एज। कॉन्सेप्शन यानी कि जब आपका गर्भाधान से, यानी कि बच्चा जब बिल्कुल ही छोटा होता है, 2 वीक्स, यानी कि जब गर्भाधान हुआ है, जब कॉन्सेप्शन आपका पीरियड शुरू हुआ है, कॉन्सेप्शन टू ओल्ड एज। तो एक कॉन्सेप्शन से लेकर, यानी कि जब बच्चे के जन्म से लेकर के आपके पूरे बुढ़ापे तक, आपके ओल्ड एज तक, ये साइकोलॉजी का पार्ट आपके डेवलपमेंट का स्टडी करता है। सो इट स्टडीज़ द डेवलपमेंट फ्रॉम कॉन्सेप्शन टू ओल्ड एज। ये आपके पूरे डेवलपमेंट को स्टडी करेगा, जब गर्भाधान हुआ है, कॉन्सेप्शन हुआ है, टू ओल्ड एज, पूरा बुढ़ापे तक। पहले शुरुआत में द प्राइमरी कंसर्न ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट इज हाउ वी बिकम व्हाट वी आर, यानी कि इनका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, इनका प्राइमरी कंसर्न है कि हम जो आज बने हैं वो कैसे बने हैं। हाउ वी बिकम व्हाट वी आर, यानी कि आज जो हम हैं वो बने कैसे हैं, राइट। नेक्स्ट इज, बहुत सालों से फॉर मेनी ईयर्स द मेजर एम्फोसाइज वॉज ऑन चाइल्ड एंड एडोलसेंट डेवलपमेंट। पहले क्या होता था ना कि हम सिर्फ इतना ही इतना ही पढ़ते थे साइकोलॉजी में कि एक बच्चे का, एक एडोलसेंट का डेवलपमेंट कैसे होता है, हमें पढ़ना भी यही है।
बेसिकली हमें अभी पढ़ना भी यही है कि चाइल्ड एंड एडोलसेंट का डेवलपमेंट कैसे, लेकिन फिर भी हमें ओवरऑल डेवलपमेंट पता होना चाहिए। सो पहले जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो हमेशा बच्चे का विकास, एडोलसेंट का विकास इसी के ऊपर फोकस करते थे। हाउएवर लेकिन आज टुडे एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट शो स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन एडल्ट डेवलपमेंट एंड एजिंग। लेकिन आज जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं ना, वो कोशिश करते हैं कि हम किस चीज़ के बारे में पढ़ें, अडल्ट डेवलपमेंट, यानी कि एक एडल्ट, एक फुल फ्लेजड एडल्ट का डेवलपमेंट कैसे होता है, एजिंग कैसा प्रोसेस है। दे फोकस ऑन द बायोलॉजिकल, वो बायोलॉजिकल, सोशियो कल्चरल, इन्वायरमेंटल सब फैक्टर्स को स्टडी करते हैं, फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज इंटेलिजेंस। यानी कि वो आज मतलब जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं वो उन चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं, उन सारे फैक्टर्स को पढ़ना चाहते हैं जो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस से रिलेट करता है, कॉग्निशन, इमोशन, टेम्परामेंट, मोरालिटी एंड सोशल रिलेशंस। मतलब वो आज बेसिकली एडल्ट, यानी कि जो एक एडल्ट है, जो एक बड़ा इंसान है, वो कैसे, उसके अंदर इंटेलिजेंस कैसे आती है, कैसे कॉग्निशन होता है, इन सब को पढ़ना चाहते हैं। मतलब सारा बायोलॉजिकल, सोशियो कल्चर, इन्वायरमेंटल जितने भी फैक्टर्स हैं उनको स्टडी करना चाहते हैं। तो इंटेलिजेंस, कॉग्निशन, इमोशन, टेम्परामेंट, मोरालिटी, सोशल रिलेशनशिप, सब कुछ। तो डेवलपमेंट साइकोलॉजी में एक इंसान का डेवलपमेंट कैसे होता है, एक इंसान मतलब एक चाइल्ड का भी, एडोलसेंट का भी, लेकिन एक पूरे ओवरऑल इंसान का डेवलपमेंट कैसे होता है, ये इंपॉर्टेंट है। नाउ डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट कोलैबोरेट विद एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एजुकेशनिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर्स, काउंसलर्स एट ऑलमोस्ट एवरी ब्रांच ऑफ नॉलेज वेयर देर इज़ अ कंसर्न फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ ह्यूमन बींग। तो जहाँ पर भी बात आती है इंसानों के डेवलपमेंट की, ग्रोथ की, वहाँ पर ये सारे मिलके काम करते हैं। सो डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट किन किन के साथ काम करता है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एजुकेशनिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर्स, काउंसलर, इन सब के साथ। क्यों? क्योंकि जहाँ पर भी इंसान की ग्रोथ की, डेवलपमेंट की बात आती है, वहाँ पर ये उनके साथ मिलकर के काम करते हैं, सो दैट वो पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट का प्रोसेस समझ सकें। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी। हम लोगों ने कॉग्निशन या कॉग्निटिव साइकोलॉजी समझ ली, उसके बाद हम लोगों ने जो अभी डेवलपमेंट साइकोलॉजी है ये समझा, फिर बायोलॉजिकल साइकोलॉजी को समझा। अब सोशल साइकोलॉजी एंड क्रॉस कल्चर एंड कल्चर साइकोलॉजी को भी पढ़ते हैं। जो व्हाट इज़ सोशल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी के अंदर हम एक्सप्लोर करते हैं किस चीज़ को, कि हम ना कभी कभी अपने समाज के वजह से हमारे अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, तो हम अपने समाज या अपने सोशल इन्वायरमेंट से कई बार इन्फ्लुएंस होते हैं। सो सोशल साइकोलॉजी एक्सप्लोर हाउ पीपल आर अफेक्टेड बाय देयर सोशल इन्वायरमेंट, कि हम अपने सोशल इन्वायरमेंट से कैसे अफेक्ट होते हैं। हाउ पीपल थिंक, हम कैसे सोचते हैं, अबाउट एंड इन्फ्लुएंस अदर, हम कैसे दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हैं, कैसे सोचते हैं। तो कहीं ना कहीं हम अपने समाज से भी ना अफेक्ट होते हैं। सोशल साइकोलॉजिस्ट आर इंटरेस्टेड इन सच टॉपिक्स, और ये जो सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं ये ऐसे ही टॉपिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि लोगों का एटीट्यूड कैसा है, कन्फॉर्मिटी, ओबीडियंस टू अथॉरिटी, कितना ओबे करते हैं वो अथॉरिटी को, इंटरपर्सनल इंट्रैक्शन, हेल्पफुल बिहेवियर, कितना अच्छा बिहेवियर है या नहीं है, प्रिजुडिसेस, एग्रेशन, सोशल मोटिवेशन, इंटर ग्रुप रिलेशन एंड सो ऑन। सो कहने का मतलब है कि हमारा समाज हमें कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। तो अगर हमारा समाज हमारे एटीट्यूड को अफेक्ट करता है, हमारे रिलेशन को अफेक्ट करता है, हमें अफेक्ट करता है, तो हमें साइकोलॉजी के अंदर सोशल को भी पढ़ना होगा, समाज को भी पढ़ना होगा। सो सोशल साइकोलॉजी समाज को यानी कि सोशली भी सारी चीज़ों को समझती है, पढ़ती है। अब नेक्स्ट है क्रॉस कल्चर एंड कल्चरल साइकोलॉजी। कल्चरल साइकोलॉजी यानी कि कहीं ना कहीं हमारा जो कल्चर है ना, उसका असर हमारे ऊपर दिखता है। क्रॉस कल्चर एंड कल्चरल साइकोलॉजी एग्जामिन द रोल ऑफ कल्चर इन अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर। कभी कभी हमारा जो बिहेवियर होता है, हमारा जो व्यवहार होता है, वो हमारे कल्चर से रिलेट करता है, हमारी संस्कृति से जुड़ा होता है। जैसे हमारी संस्कृति होती है वैसा हमारा बिहेवियर होता है, हमारा थॉट भी होता है और हमारा इमोशन होता है। It assumes that human behavior is not only a reflection of human biological potential but also a product of culture। तो हम जो है ना वो कहीं ना कहीं हमारे कल्चर की वजह से हैं। हमारे कल्चर का मतलब किसी के भी कल्चर का उसके ऊपर असर ज़रूर दिखाई देता है। तो हम कल्चर का प्रोडक्ट हैं बट ऑल्सो अ प्रोडक्ट ऑफ कल्चर, हम कल्चर का भी प्रोडक्ट हैं। देयर फोर बिहेवियर शुड बी स्टडीड इन इट्स सोशियो कल्चर कॉन्टेक्स्ट। इसलिए अगर आपको किसी का बिहेवियर समझना है तो आपको उस इंसान के जिस समाज में वो रहता है, जिस समाज का वो हिस्सा है, उसको भी समझना होगा, प्लस जिस संस्कृति से वो बिलोंग करता है, जिस कल्चर का वो इंसान है, वो भी हमें समझना होगा।
कल्चर हमेशा इन्फ्लुएंस करता है, हमेशा मतलब कल्चर इन्फ्लुएंस करता ही है। सो कल्चर इन्फ्लुएंसेस हमारे बिहार व्यवहार को, हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो बिहेवियर है उसको अफेक्ट करता है, उसको इन्फ्लुएंस करता है अलग अलग तरीक़ों से एंड इन वेरिंग डिग्रीज। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन। इंडस्ट्रियल यानी कि औद्योगिक, और ऑर्गेनाइजेशन यानी कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्से की बात हो रही है। तो देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ होते हैं, काम करने वाले लोग होते हैं, उनके ऊपर मैनेजर्स होते हैं, एचआर टीम वगैरह, ऐसा बहुत कुछ एक सिस्टम होता है पूरा, एक लेवल्स होती है, हायरार्की होती है। सो वहाँ पर भी जो इंसान है, जो एम्प्लॉय है, जो वहाँ पे काम कर रहा है, वो ढंग से काम कर पाए, अगर उसे कोई बात करनी है तो वो आराम से अपनी बातों को कन्वे कर पाए। ये चीज़, अब इस चीज़ को देखना भी साइकोलॉजी का पार्ट है। सो साइकोलॉजी ऑल्सो डील्स विद वर्क प्लेस, जहाँ पे आप काम करते हो, फोकसिंग ऑन बोथ द वर्कर, ये वर्कर के ऊपर भी फोकस करता है जो वहाँ पे काम कर रहा है, एंड द ऑर्गेनाइजेशन दैट एम्प्लॉय देम, और उस ऑर्गेनाइजेशन को भी स्टडी करेगा जो उन लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, यानी कि उन लोगों को काम देते हैं। इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट आर कंसर्न विद ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ के, एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना चाहिए, उनके वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव करना चाहिए, डेवलपिंग क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग एम्प्लॉयज़, और अगर आपको किसी एम्प्लॉय को सेलेक्ट करना है तो उसके लिए कोई क्राइटेरिया पर्टिकुलरली होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एन ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी एक साइकोलॉजिस्ट को रखा जाता है, और वो जो ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट है वो क्या बताता है, वो रिकमेंड कर सकता है, माइट रिकमेंड दैट अ कंपनी में अडॉप्ट अ न्यू मैनेजमेंट स्ट्रक्चर दैट वुड इंक्रीज कम्युनिकेशन बिटवीन मैनेजर एंड स्टाफ। तो जो ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी है उसके अंदर जो साइकोलॉजिस्ट है वो ये बता सकता है कि आपके मैनेजमेंट को कुछ नया स्ट्रक्चर लाना चाहिए, यानी कि आपकी कंपनी को एक नया मैनेजमेंट स्ट्रक्चर लाना चाहिए, सो दैट आपके और आपके स्टाफ के बीच में, मतलब मैनेजर एंड स्टाफ के बीच में बातचीत हो सके। द बैकग्राउंड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट ऑफन इंक्लूड ट्रेनिंग इन कॉग्निटिव एंड सोशल साइकोलॉजी। सो बेसिकली जो आपका इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट है वो हमेशा इसी चीज़ के ऊपर बात करते हैं कि एम्प्लॉयज़ को ट्रेन किया जाए, आप उनकी बात सुनो, मतलब टाइम टू टाइम एक मीटिंग रखी जाए अपने स्टाफ मेंबर के साथ कि अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम हो तो वो अपनी बात शेयर कर सकें, ताकि वर्क प्लेस में काम करना और भी आसान हो जाए, हमें बोझल या बोरियत का एहसास ना हो, बल्कि हमारे लिए काम आसान हो जाए। नाउ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स के अंदर भी हमें ना मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, मोटिवेट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो साइकोलॉजी के अंदर अगर हम साइकोलॉजी को स्पोर्ट्स के साथ जोड़ें तो यहाँ पे लिखा है कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी अप्लाई साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स टू इम्प्रूव स्पोर्ट्स परफॉर्म्ड बाय इन्हांसिंग देयर मोटिवेशन, यानी कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के अंदर भी साइकोलॉजी को, वैसे तो एक नया चीज़ है, मतलब यहाँ पे लिखा है कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एक बहुत ही न्यू फील्ड है, सो इज़ अ रिलेटिवली न्यू फील्ड बट इज़ गेनिंग एक्सेप्टेंस वर्ल्ड वाइड, लेकिन फिर भी आज वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस गेन कर रहा है। सो बेसिकली हमें चाहिए कि अगर हमें अपने स्पोर्ट्स मैन की, अपने स्पोर्ट्स पर्सन की जो जो भी उनका इम्प्रूवमेंट अगर उनके अंदर देखना है, उनके परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट देखना है, तो हमें उन्हें मोटिवेट करना होगा। तो ये स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हमें बताती है। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल साइकोलॉजी, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और हेल्थ साइकोलॉजी भी, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट जो है ना ख़राब हो रहा है, हमारा एनवायरनमेंट धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, तो साइकोलॉजी हमारी एनवायरनमेंट का भी प्रोटेक्शन के लिए सोचती है। मतलब साइकोलॉजी के अंदर ये बहुत सारी ब्रांचेज हो गई, मतलब साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट है लेकिन उसकी भी कॉग्निटिव ब्रांच है, बायोलॉजिकल ब्रांच है, डेवलपमेंटल ब्रांच है, उसके बाद क्रॉस कल्चरल या कल्चरल साइकोलॉजी भी होती है, सोशल साइकोलॉजी, एनवायरमेंटल साइकोलॉजी, मतलब बहुत सारी ब्रांचेस हैं। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी भी है। अब इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी का क्या मतलब है, इसको पढ़ लेते हैं। इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी स्टडी करता है इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी कि हमारा अपने इन्वायरमेंट के साथ कैसा इंटरेक्शन है, हम एनिमल्स, पेड़ पौधे, जो भी आसपास चीज़ें, उनके साथ हमारा कैसा इंटरेक्शन है। तो यहाँ लिखा है एनवायरमेंटल साइकोलॉजी स्टडी करता है द इंटरेक्शन ऑफ फिजिकल फैक्टर्स, जो भी आसपास के फिजिकल फैक्टर हैं, जैसे टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, मतलब टेम्परेचर का, ह्यूमिडिटी का, पोल्यूशन का, नेचुरल डिज़ास्टर का ह्यूमन के ऊपर क्या असर पड़ता है, हम इंसान के ऊपर क्या इस चीज़ का असर पड़ता है। द इन्फ्लुएंस ऑफ फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ द वर्क प्लेस ऑन हेल्थ, इवन आपकी हेल्थ पर, वर्क प्लेस का जहाँ पे आप काम वगैरह करने जाते हैं, आपके हेल्थ पर उसका क्या असर पड़ता है। इमोशनल स्टेट, इंटरपर्सनल रिलेशन आर ऑल्सो इन्वेस्टिगेटेड, तो आपके दूसरे लोगों के साथ कैसे संबंध है ये भी इन्वेस्टिगेट करता है। लेकिन आजकल जो करंट टॉपिक है इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी का, वो क्या है, करंट टॉपिक्स ऑफ रिसर्च इन दिस फील्ड आर द एक्सटेंट टू विच डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट का मतलब है कि जो वेस्ट है ना, मतलब ऐसा कहा जाता है कि
बहुत सारा जो वेस्ट है उसका हम निपटान नहीं कर पाते, डिस्पोज नहीं कर पाते। डिस्पोज का मतलब है ऐसा बहुत सारा कचरा वेस्ट जो है वो जमा हो जाता है जो हम डिस्पोज ऑफ नहीं कर पाते, यानी कि उसको हम अच्छे से ख़त्म नहीं कर पाते। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, एनर्जी को कंजर्व करना इंपॉर्टेंट है। एफिशिएंट यूज़ ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेज आर एसोसिएटेड विद एंड आर फंक्शंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। सो बेसिकली एनवायरमेंटल साइकोलॉजी डील करता है एनवायरमेंटल की चीज़ों का, कि इन्वायरमेंट में ये जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसका इंसानों के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, उसका एक कम्युनिटी के ऊपर क्या असर पड़ता है। तो वो इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी का पार्ट है। नेक्स्ट इज हेल्थ साइकोलॉजी। हेल्थ साइकोलॉजी ये देखता है कि आपका हेल्थ कैसे कैसे ठीक हो रहा है, या फिर इन्वायरमेंट का या आप जो भी स्ट्रेस ले रहे हैं उसका आपके हेल्थ पे क्या असर पड़ रहा है। सो हेल्थ साइकोलॉजी फोकसेस ऑन द रोल ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्टर, फॉर एग्जांपल स्ट्रेस। आप दिन भर में बहुत सारा काम करते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, एनजाइटी, जैसे कि बच्चों के लिए तो होमवर्क नहीं हो पाया, असाइनमेंट नहीं हो पाया, तो ये उनके लिए स्ट्रेस एनजाइटी हो गया, या और कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं कि मुझे ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा, कल टेस्ट है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। और अगर हम थोड़ा सा और आगे की तरफ जाएंगे तो करियर का टेंशन, उसके बाद आगे क्या करना है, सारी चीज़ों का टेंशन। तो इन चीज़ों का असर, या जो स्ट्रेस और एनजाइटी है, इसका असर हमारे डेवलपमेंट पे पड़ता है, हमारे हेल्थ के ऊपर पड़ता है। सो जो हेल्थ साइकोलॉजी है वो फोकस करता है सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर जैसे स्ट्रेस, एनजाइटी इन द डेवलपमेंट, की हमारे डेवलपमेंट में इन सब का क्या रोल है या इन सब का क्या इफेक्ट पड़ता है। ये प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं, और अगर हमें कोई इलनेस है तो वो ट्रीट करने की भी कोशिश करेंगे हेल्थ साइकोलॉजी के अंदर। एरियाज ऑफ इंटरेस्ट फॉर हेल्थ साइकोलॉजिस्ट आर स्ट्रेस एंड कोपिंग, यानी कि अगर स्ट्रेस हो जाए तो फिर आप उससे कोप कैसे करोगे। द रिलेशनशिप बिटवीन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एंड हेल्थ, मतलब हेल्थ और इन लोग, मतलब साइकोलॉजिकल फैक्टर एंड हेल्थ का क्या रिलेशन है। पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप एंड वेज ऑफ प्रमोटिंग हेल्थ एनहांसिंग फैक्टर, आपको समझाना कि आपके लिए इतना स्ट्रेस लेना अच्छा नहीं है, ये सब कुछ हेल्थ साइकोलॉजी का पार्ट होगा। नेक्स्ट है क्लिनिकल साइकोलॉजी। ये बहुत लंबा टॉपिक है। बेसिकली क्लिनिकल साइकोलॉजी का मतलब जुड़ा है आपके साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, राइट, या फिर वो किसी चीज़ का शिकार हो जाते हैं, जैसे कि किसी एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं। तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ना बेसिकली आपको वो डायग्नोस करता है कि आपको प्रॉब्लम क्या है, और आपको उससे बचाने की, उसका ट्रीटमेंट देने की कोशिश करता है। सो क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी डील्स विद कॉज, कि क्या कारण है आपके इस प्रॉब्लम का, ट्रीटमेंट कैसे होगा, एंड प्रिवेंशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। अगर आपको साइकोलॉजिकल, या आप प्रोन हो, या आपको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है, तो उसको कैसे प्रिवेंट किया जाए, ये क्लिनिकल साइकोलॉजी हमें समझाती है। जैसे एनजाइटी होना, तो एनजाइटी ना हो जाती है आजकल, मतलब स्ट्रेस की वजह से ईटिंग डिसऑर्डर्स भी बहुत सारे हो जाते हैं। यहाँ पे ईटिंग डिसऑर्डर लिखा है, उसके बाद डिप्रेशन के हम जा सकते हैं उसके अंदर। एंड क्रॉनिक सब्सटेंस अब्यूज़, यानी कि जो अच्छे सब्सटेंस नहीं है उनका अब्यूज़, जैसे अल्कोहलिज्म हो गया, ये सारी चीज़ें। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी बेसिकली आपको डायग्नोस करके बताएगी कि आप इस चीज़ के प्रोन हो, आपको ये चीज़ हो सकती है, और अगर ये चीज़ हो सकती है तो हम इसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। रिलेटेड एरियाज काउंसलिंग, इसके लिए ना काउंसलर्स होते हैं बहुत सारे, जैसे स्कूल में भी काउंसलर होते हैं कि आपको ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, आपको करियर में ऐसे आगे जाना चाहिए, वगैरह वगैरह। सो रिलेटेड एरियाज काउंसलिंग इसी से, क्लिनिकल साइकोलॉजी से रिलेटेड एरिया काउंसलिंग का है, विच एम्स टू इम्प्रूव एवरीडे फंक्शनिंग बाय हेल्पिंग पीपल, ताकि आप दूसरों को हेल्प कर सको। सॉल्व प्रॉब्लम इन डेली लिविंग, यानी कि आप अपनी डे टू डे लाइफ में आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आप सॉल्व कर सको। कोप मोर इफेक्टिवली विथ चैलेंजिंग सिचुएशन, कोई आपके सामने कुछ ऐसा चैलेंजिंग सिचुएशन है तो उससे कैसे उसको फेस करना है, ये भी क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर जो काउंसलिंग है वो हमें बताता है। द वर्क ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डज नॉट डिफर फ्रॉम दैट ऑफ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, ऑल दो अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट समटाइम्स डील विथ पीपल हु हैव लेस सीरियस प्रॉब्लम। तो काउंसलिंग की ज़रूरत तब पड़ती है जब आपको ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ना हो, मतलब लेस सीरियस प्रॉब्लम हो। इन मेनी इंस्टांसेस जो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट है वर्क विद स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स को एडवाइस देंगे, एडवाइस देम अबाउट पर्सनल प्रॉब्लम, कि आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स अगर हैं तो उसके लिए कुछ सजेशंस देंगे। करियर कैसे प्लान करना है, और हमारे स्कूल्स में पहले मतलब विजिट भी होते हैं, यानी कि जब रिजल्ट्स वगैरह आ रहा होता है तो मतलब ये काउंसलिंग के लिए आते भी हैं, बहुत सारे जो काउंसलर्स हैं वो आते हैं हमें बताने के लिए कि आपको क्या करना चाहिए आगे। लाइक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट ऑल्सो स्टडी द कॉज, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी पढ़ाई करते हैं किस चीज़ के,
क्या प्रॉब्लम है हमें, उसका ट्रीटमेंट क्या है, कैसे उसको प्रिवेंट किया जाए साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को, एंड साइकेट्रिस्ट भी करता है। लेकिन हाउ आर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, लेकिन ये एक दूसरे से अलग कैसे हैं? तो जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है उसके पास डिग्री होगी साइकोलॉजी की, विच इंक्लूड्स इंटेंसिव ट्रेनिंग, जिसमें उसको ट्रेनिंग दी गई होगी कि कैसे लोगों को ट्रीट करना है जिनको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ना कुछ भी हो सकता है, डिप्रेशन भी हो सकता है, ईटिंग डिसऑर्डर भी हो सकते हैं कि आप एक जगह पे बैठ करके खाते रहो, जिसको हम ना बेसिकली बिंज ईटिंग भी कहते हैं, इसको हम बिंज ईटिंग भी कहते हैं। हाँ, इसको हम बिंज ईटिंग भी कहते हैं। तो ये वाली प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये आपका क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आपकी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को ट्रीट करता है, उसको ट्रेनिंग मिली होती है। इसके कॉन्ट्रास्ट में जो साइकेट्रिस्ट होता है उसके पास एक मेडिकल डिग्री होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज ट्रेनिंग उसने की होती है इन द ट्रीटमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। वन इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन इज दैट साइकेट्रिस्ट कैन प्रेस्क्राइब मेडिकेशन। जो साइकेट्रिस्ट होता है वो आपको मेडिसिन या मेडिकेशन प्रेस्क्राइब कर सकता है और इलेक्ट्रोशॉक भी दे सकता है, जबकि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास कोई मेडिकल डिग्री नहीं है। सो यही था एक छोटा सा डिफरेंस बिटवीन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट। नेक्स्ट इज एजुकेशन साइकोलॉजी, जो कि बहुत 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 ज़रूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशनल साइकोलॉजी डील्स विथ एजुकेशन के साइकोलॉजी के जो प्रिंसिपल्स हैं, साइकोलॉजी के जो चीज़ें हैं, उसको एजुकेशन में इस्तेमाल करना, सो दैट हम किसी भी बच्चे के बिहेवियर को समझ सकें कि वो कैसे पढ़ता है, कैसे समझता है, कैसे परसीव करता है। सो एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टडीज़ हाउ पीपल ऑफ ऑल एजेस लर्न। तो ये सिर्फ चिल्ड्रन के ऊपर बात नहीं है, जब वो टॉपिक आएगा तो चिल्ड्रन की भी बात करेंगे कि बच्चा कैसे सीखता है, बट एजुकेशन साइकोलॉजी स्टडी करता है कि लोग कैसे सीखते हैं। अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एजेस के बच्चे, अलग अलग डिफरेंट एजेस के बच्चे भी, बड़े भी और बूढ़े लोग जो होते हैं ओल्ड एज में, वो कैसे सीखते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट प्राइमरीली हेल्प डेवलप इंस्ट्रक्शनल मेथड एंड मटीरियल यूज टू ट्रेन पीपल इन बोथ एजुकेशन एंड वर्क सेटिंग। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शनल मेथड देते हैं कि आप क्या कर सकते हो। मतलब ये एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो डेवलप उन्होंने करे हैं इंस्ट्रक्शनल मेथड एंड मटेरियल, ताकि लोगों को थोड़ा ट्रेन वगैरह किया जा सके। दे आर ऑल्सो कंसर्न विद रिसर्च ऑन इशूज़ ऑफ रेलिवेंस फॉर एजुकेशन, कि एजुकेशन का क्या मतलब है, रेलिवेंस क्या है, काउंसलिंग करना, लर्निंग अगर आप कर रहे हैं, कोई भी इंसान कोई कुछ चीज़ सीखता है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। अ रिलेटेड फील्ड स्कूल साइकोलॉजी, अब एक इसी से जुड़ी एजुकेशनल साइकोलॉजी से जुड़ी स्कूल साइकोलॉजी है, जो स्कूल लेवल तक बात करती है कि बच्चा कैसे सीखता है, कैसे हमें अपने जो बुक्स हैं उसे कैसा बनाना चाहिए ताकि बच्चा उसे समझ ले। फोकसेस ऑन डिज़ाइनिंग प्रोग्राम दैट प्रमोट इंटेलेक्चुअल सोशल इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। मतलब हमें बुक्स या फिर अपना जो करिकुलम होता है वो ऐसा बनाना चाहिए कि बच्चा ओवरऑल बच्चे का डेवलपमेंट हो सके, इंक्लूडिंग दोज विद स्पेशल नीड्स। चाहे कुछ बच्चों को मतलब उनको भी ध्यान में रखना है जो जिनको स्पेशल नीड है, मतलब जिनको ज़्यादा ज़रूरत होती है। दे मतलब जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे होते हैं उनको ध्यान में रख करके हमें अपना पूरा करिकुलम बनाना चाहिए। तो ये स्कूल साइकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। दे ट्राई टू अप्लाई नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी इन स्कूल सेटिंग। सो बेसिकली स्कूल साइकोलॉजी मीन्स व्हाट, जहाँ पे आप साइकोलॉजी की पढ़ाई को, साइकोलॉजी की नॉलेज को स्कूल की सेटिंग में अप्लाई करते हैं। अब आता है अदर एमर्जिंग ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी की कुछ अलग ब्रांचेस जो एमर्ज हो रही हैं, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो था एजुकेशनल साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट था यहाँ पर। नेक्स्ट है अदर एमर्जिंग ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी में द इंटरडिसिप्लिनरी फोकस ऑन रिसर्च एंड एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी हैज़ लेड टू द इमर्जेंस ऑफ वेरियड एरियाज लाइक एविएशन साइकोलॉजी। एविएशन यानी कि उड़ान भरने वाली, जहाँ पे वो एविएशन डिपार्टमेंट होता है तो वहाँ पर भी कुछ साइकोलॉजी, स्पेस साइकोलॉजी होती है, मिलिट्री साइकोलॉजी होती है, फोरेंसिक साइकोलॉजी, रूरल साइकोलॉजी, इंजीनियरिंग साइकोलॉजी, मैनेजरियल साइकोलॉजी, कम्युनिटी साइकोलॉजी, साइकोलॉजी ऑफ वुमेन, पॉलिटिकल साइकोलॉजी, टू नेम अ फ्यू। कहने का मतलब है कि साइकोलॉजी जो है वो आज अलग अलग एरियाज़ को अप्रोच कर रहा है, अलग अलग एरियाज़ में जा रहा है। साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स को, साइकोलॉजी की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, चीज़ों को हम आगे भी लेकर जा रहे हैं। तो हमने जो पढ़ा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसमें एजुकेशनल साइकोलॉजी था। क्लिनिकल साइकोलॉजी भी आपको कुछ हद तक समझ आ गया होगा। एंड इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्थ साइकोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम लोग बहुत सारे स्ट्रेस और डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। साथ में जो सोशल साइकोलॉजी है एंड डेवलपमेंट, ये तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसकी भी हम बात करते हैं। एंड बायोलॉजिकल एंड कॉग्निटिव साइकोलॉजी। तो ये एक ओवरऑल चीज़ें थी जो है ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी।
सो लर्नर्स, अगर आपको लेसन अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको एक लाइक दीजिए, साथ में आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, सो दैट आपको ऐसी ही वीडियोस जो है वो लगातार मिलती रहे। कीप लर्निंग एंड कीप डिसर्निंग एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू सो मच, और अच्छे से नोट्स बनाइए और अच्छे से पढ़िए।